Assalamu alaikum students. Hope you peoples are fine with the grace of Allah Almighty and doing their best. And I hope कि आपको प्रोवाइड किया जाने वाला बायोलॉजी का क्वार्टर टेस्ट आपने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया होगा। सो इस टेस्ट को सॉल्व करने के दौरान आपको जिन प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन्स का सामना हुआ होगा, आज हम उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ योर क्वार्टर टेस्ट डिस्कशन लेक्चर ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट एंड दिस टेस्ट बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4, 5 and 9. The test is basically divided into 3 specific sections. Section 1 will cover MCQ portion of the test. Section 2 will cover short question portion of the test and section 3 will comprises of the long questions. So move करते हैं अपने आज के इस टेस्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Section 1 will cover multiple choice question of the test. Question number 1. Where does chemical digestion of carbohydrates begin? Carbohydrates, one of the basic organic molecule इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको डाइजेस्ट करने के लिए, केमिकली डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट से ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी? सो वो पोर्शन जहाँ पे इंजाइम से सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाए, और इंजाइम माउथ में ही सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज माउथ, जहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवरी अमाइलेज इंजाइम सिक्रेट करके उस कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वट रोल डज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम लोग NAD का भी नाम देते हैं, इन द ऑक्सीडेटिव पाथवे, ऑक्सीडेटिव पाथवे में NAD क्या रोल प्ले करेगा? इज इट एन इंजाइम और इट इज़ एन कोएंजाइम और इट कंप्राइजेज ऑफ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप और इट विल बी इनहिबिटर? सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक MCQ जिसे बार बार मेंशन किया जाता है। NAD इज़ बेसिकली अ कोएंजाइम, जो कोएंजाइम का रोल प्ले करता है किसी भी केमिकल रिएक्टिव पाथवे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is an example of a hydrolysis? The term hydro mean water and lysis mean enzyme. So ऐसे enzymes जो वाटर की मौजूदगी में अपनी वर्क कर सकें, वो enzymes हमारे पास जिस कैटेगरी में आते हैं वो होंगे लाइपेज enzyme. ऑप्शन A is right here. Question number 4, the enzyme B requires zinc positive ion, positive cation to catalyze the conversion of a substrate X. किसी भी specific substrate X को की conversion करने के लिए, किसी भी specific product Y बनाने के लिए अगर zinc enzyme एक एंजाइम भी जिंक रिक्वायर कर रहा है, तो जिंक एक मेटल आयन है और मेटल आयन बेसिकली एक्टिवेटर्स होते हैं। दिस इज़ अ वेरी easy MCQ that has been taken from your exercise, and if you peoples have covered your exercise properly, then you can easily solve this question. So students, be focused on your exercise that are very important toward your paper point of view. मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Question number 5, which enzyme class is responsible for catalyzing the addition of water molecule? कौन सा enzyme होगा, क्या करना होगा catalyzing addition of water molecule? water molecule को add करवाने के लिए कौन सा enzyme work play करेगा? Is it a ligase enzyme or it a lyase enzyme? The word specify, it will be a hydrolase enzyme. The word hydro means water, और वो enzyme जो water की addition को catalyze करवाने में हेल्प आउट कर सके वो बेसिकली हाइड्रोलेज एंजाइम कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्रुप इज फाउंड इन ऑल फैटी एसिड्स? फैटी एसिड्स जो कि लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ देखें तो इन फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर में हमें कार्बोक्सिल ग्रुप या COOH का ग्रुप लाजमी नज़र आएगा। बेसिकली ये कार्बोक्सिल ग्रुप एक एसिड की आइडेंटिटी कंसीडर की जाती है। कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक एसिड कैटेगरी में तब इंक्लूड किया जाता है जब उसके साथ एक एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप या COOH का ग्रुप अटैच हुआ हो। सो फैटी एसिड्स, जितने भी हम फैटी एसिड कंसिडर करें, उन फैटी एसिड के अंदर जो ग्रुप लाजमी तौर पे मौजूद होगा वो हमारे पास COOH का ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंपाउंड वुड बी मैन्युफैक्चर्ड डिफिकल्टली when soil has a shortage of phosphorus? which compound would be manufactured difficultly? ये सारे नीचे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं। कौन सा कंपाउंड मैन्युफैक्चर में हमें डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है?
व्हेन सॉइल हैज़ शॉर्टेज ऑफ फॉस्फोरस, अगर ज़मीन के पास प्रॉपर फॉस्फोरस मौजूद नहीं है, देन ऑब्वियसली उसी मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करने में डिफ़िकल्टी आएगी जिस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस मौजूद होगा। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करें तो हम रिमाइंड कर सकते हैं कि फॉस्फोरस स्पेसिफिकली डीएनए के स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम फैटी एसिड, प्रोटीन या सेलुलोज का स्ट्रक्चर रिवाइज करें, जो कि हम डिस्कस करके आए हैं, उनके अंदर फॉस्फोरस मौजूद नहीं होता। सो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। Question number 8. In glucose, the ring pyrene structure forms. ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके जब डाइसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उन रिंग्स को हम लोग स्पेसिफिक रिंग्स का नेम दे रहे होते हैं, दैट आर फ्यूरेन रिंग, दैट आर पायरेन रिंग। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि पायरेन रिंग का स्ट्रक्चर कब बनेगा, व्हेन ऑक्सीजन ब्रिजेस डिवेलप, जब ऑक्सीजन का ब्रिज किस किस कार्बन के दौरान डिवेलप होगा। सो अगर हम बुक को रिमाइंड करें तो हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में जब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के साथ लिंकेज करके 6 कार्बन वाला एक गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 6 कॉर्नर्ड बनने वाली रिंग को हम लोग पायरेन रिंग का नाम देते हैं। सो द राइट ऑप्शन हेयर विल बी कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 1, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। टू विच ग्रुप ऑफ द लिपिड की किस कैटेगरी में से ह्यूमन सेक्स हॉर्मोन्स बिलोंग्स, ह्यूमन हॉर्मोन्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपरली योर स्टेटमेंट्स, दैट इज कैटेगरी ए, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स की कैटेगरी से ह्यूमन सेक्स हॉर्मोन्स बिलोंग कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टमक सिक्रेशन एक्टिवेट पेप्सिन एंड किल बैक्टीरिया। पेप्सिन एक्टिवेट कौन करेगा, वेरी इजी वेरी सिंपल, बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन वर्कआउट करेगा, दैट इज़ वेरी सिंपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मॉलिक्यूल स्टमक में सिक्रेट किया जाता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, pH को एसिडिक करेगा। सो ये सारे फंक्शंस या ये सारे रोल हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में विलाई और माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर आता है, उनके स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होगा, ईदर इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम। विलाई और माइक्रोविलाई का एंजाइम प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता। ऑप्शन बी, इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। हो सकता है ये ऑप्शन हमारे पास कंफर्टेबल बन रहा है, लेकिन अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी, स्टोर बाइल। बाइल स्टोर करने के लिए बाइल सीक्रेट लीवर से किया जाता है और स्टोर करने के लिए हमारे पास गाल ब्लैडर्स मौजूद होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। न्यूट्रलाइजेज स्टमक एसिड, अगर सीक्रेट ही ये पार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन का है तो स्टमक के साथ इसका कोई लिंक नहीं होगा। सो द बेस्ट ऑप्शन हेयर विल बी कंसिडर्ड एज द ऑप्शन बी, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। MCQ नंबर 12, एंटी पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, माउथ से स्टमक की तरफ है। एंटी पेरिस्टॉल्सिस ऑपोजिट डायरेक्शन की वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। मे पुश द फूड, यहाँ पे फूड को पुश कर दिया जाएगा बैक टू माउथ एंड द ओरल कैविटी, लीडिंग टू, जिसके नतीजे में जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे बायोलॉजिकली हम क्या नेम देंगे, ईदर इट इज़ अ डायरिया, इट इज़ अ कॉन्स्टिपेशन। ये दोनों कंडीशंस हम लोग रेक्टम और एनस के स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट करते हैं। डाइजेशन फूड की स्टमक में होगी, ये एंटी पेरिस्टॉल्टिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, वॉमिटिंग। Here is the completion of section 1 of our question paper. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन 2 एंड दिस सेक्शन comprises of the short questions. Question number 1, differentiate between physical and chemical digestion. Very easy and very simple question that has been taken from your exercise. So must cover your exercise. I have been repeating again and again. Your exercises are very much important toward your paper point of view. So physical और chemical digestion के लिए food की mechanical breakdown, physical digestion is mechanical breakdown of
ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, व्हाइल केमिकल डाइजेशन वो होगी जिसमें केमिकल्स को ब्रेक डाउन किया जाए। कौन ब्रेक डाउन करेंगे? एंजाइम्स करेंगे। किन में ब्रेक डाउन करेंगे? सिंपलर कंपाउंड्स बनाएंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग केमिकल डाइजेशन का नाम देंगे। केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स रिक्वायर होंगे। कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर होंगे? दैट विल बी अमाइलेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। जबकि फिजिकल डाइजेशन में हमें बिल्कुल भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होगी। फिजिकल डाइजेशन का मेन पर्पस बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि उस सरफेस एरिया के ऊपर एंजाइम्स प्रॉपरली एक्ट करके फूड की प्रॉपर डाइजेशन कर सकें, एक एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन को पॉसिबल बना सकें। सो हियर इज़ द डिफरेंस ऑफ physical and chemical digestion. Question number 2, what are the important functions of saliva? Saliva an important component secreted in the mouth by salivary gland. इनके functions क्या होंगे? इनके functions write up करने के लिए हम इनके components के one by one functions को अगर compile कर लें तो ये हमारे पास बहुत अच्छी material के form में स्लाइवा के फंक्शंस कंपाइल होंगे। मीन्स टू सेज दैट स्लाइवा में वाटर और म्यूकस जो मौजूद है दैट विल लुब्रिकेट एंड मॉइस्टन द फूड, ये फूड को लुब्रिकेट और मॉइस्ट करने में हेल्प आउट करेगा। इसमें एंजाइम मौजूद होगा दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ये स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करेगा। इसमें एक आइन मौजूद होगा थायोसायनेट आइन, ये थायोसायनेट आइन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल आउट करने के लिए हेल्प करेगा। सो ये तमाम स्लाइवा के फंक्शंस हैं। इन एडिशन अगर हम देखें तो ये हमारी ऑरल हाइजीन को भी मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। सो ये सारे फंक्शंस हमारे पास स्लाइवा के कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, why is neutralization of the acid important for gastric mucosal protection? A conceptual question that will obviously create a problem for you peoples because it is a conceptual question. Just focus on the question, why is neutralization of acid? एसिड कहाँ सिक्रीट किया जाता है? स्टमक में। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, आगे मूव करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि उसकी एसिडिटी कम की जाए। वो क्यों न्यूट्रलाइज किया जाता है? फॉर गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन, हमारे गैस्ट्रिक के म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मौजूद एसिड हमारे म्यूकोजा को डिस्टर्ब कर सकता है, उसे डैमेज कर सकता है। इसीलिए प्रोटीन की डाइजेशन के बाद उसे वापस न्यूट्रलाइज कर देना बहुत ज़रूरी है। हियर इज अ स्टेटमेंट जस्ट टू फोकस ऑन द आंसर। द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक इज ससेप्टेबल टू बी डैमेज्ड। स्टमक में जो म्यूकोजा की लेयर मौजूद है, जो कि हम टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं, इट इज़ ससेप्टेबल, इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू बी डैमेज। ये डैमेज हो सकती है, एसिड से भी डैमेज हो सकती है, पेप्सिन से भी डैमेज हो सकती है। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसे दो तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक प्रोटेक्शन इसे विस्कस म्यूकस के ज़रिए दी जाएगी, म्यूकस सिक्रेट किया जाएगा, वो म्यूकस एक लेयर क्रिएट कर देगा जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा स्टमक के अंदर। दूसरी प्रोटेक्शन इसे बाइकार्बोनेट आयन से मिलेगी, वो बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को। सो एसिड को न्यूट्रलाइज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटेक्शन ना की जाए तो वो स्ट्रक्चर कंप्लीटली डैमेज हो सकता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. Next question, question number 4. How absorption of a simple sugar and amino acid takes place? A very simple and direct question that has been taken from your textbook. If you will open your textbook, page number 209 to next page number 210, यहाँ पे small intestine के अंदर absorption of simple sugar and amino acid discuss किया गया है। simple sugar and amino acid को simple diffusion और active transport के processes के ज़रिए transport किया जाता है, जो hepatic पोर्टल वेन, लीवर की वेन में एंटर होने के बाद हमारे ब्लड का हिस्सा बनेगा। सो ये आंसर आपने मेंशन करना था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्यूकस सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड, हम वापस सिस्टमिक के टॉपिक की तरफ मूव कर गए। वहाँ पे मौजूद हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर में मौजूद है म्यूकस सेल्स। उन म्यूकस सेल्स का क्या फंक्शन है? दैट इज अनदर सिंपल क्वेश्चन, पेज नंबर 206. म्यूकस सेल्स बेसिकली सिक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रेट करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिस्कस करके आए हैं।
हैं कि ये म्यूकस एक लेयर क्रिएट करेगा जो एसिड और पेप्सिन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ थिक सिक्रेशन दैट कवर इनसाइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के इनसाइड को कवर अप कर देगा। क्यों कवर अप करेगा? ताकि उसे एसिडिटी और डाइजेशन से प्रोटेक्ट कर सके। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उन एंजाइम्स और HCl से प्रोटेक्ट कर सके। इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन टेकन इन एन अदर डायरेक्शन। सो ये ज़रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़े सिंपल हैं अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पिक कर लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does rectum contribute to the process of defecation? Rectum a part of large intestine, cecum, colon and rectum. अब rectum डिफिकेशन प्रोसेस को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर चैप्टर पेज 210 रेक्टम। इसके लास्ट पैराग्राफ पे अगर फोकस करें, अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड विद फेसेस, जब ये फिलअप होगा इट गिव्स अ डिफिकेशन रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करेगा। ये एक्शन कॉन्शियसली इनहिबिट कर किया जा सकता है लेकिन इन्फेंट्स में इनवॉलंटरी है। सो उस डिफिकेशन रिफ्लेक्स एक्शन का क्रिएट करना, इट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन of the rectum that will store feces and create a defecation reflex in process of defecation. Next, question number 7, what are the endocrine secretions of pancreas? Pancreas प्ले बोथ रोल, एक्सोक्राइन रोल भी प्ले करता है, एंडोक्राइन रोल भी प्ले करता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जस्ट उन्होंने एंडोक्राइन रोल डिमांड किया है। सो हम जस्ट एंडोक्राइन रोल को मेंशन करते हुए डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दो हॉर्मोन्स, दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स। इसके अलावा भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं लेकिन दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स सीक्रेट किए जाएंगे इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंडोक्राइन डक्टलेस हम उसे तभी बोलेंगे जब उनके अंदर अपनी ट्यूब या अपनी डक्ट मौजूद नहीं होगी। जब अपनी डक्ट मौजूद नहीं है तो मटीरियल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सीक्रेट किया जाएगा। वो मटीरियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से डिफ्यूज होके ब्लड कैपिलरीज में ब्लड का हिस्सा बनेगा और बॉडी के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। दिस इज द एंडोक्राइन रोल ऑफ पेंक्रियाज। Question number 8, describe heavy metals and cyanide as irreversible non-competitive inhibitors. हैवी मेटल्स एंड साइनाइड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। डिस्कस हाउ, किस तरह ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। साइनाइड बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि रेस्पिरेटरी चेन की एक प्रोटीन है। साइटोक्रोम उसके इंजाइम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करके वहाँ पे एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का रोल प्ले करेगा और सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करने में अपना रोल प्ले करेगा। इन एडिशन हैवी मेटल्स जिनमें मर्करी, सिल्वर एंड कॉपर आयंस इंक्लूड किए जाते हैं, ये इंजाइम पे मौजूद थायोल ग्रुप जिसमें सल्फर SH का ग्रुप इंक्लूड किया जाता है, इस थायोल ग्रुप के साथ कंबाइन करेंगे। थायोल ग्रुप में सल्फर मौजूद है, सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिजेस क्रिएट करते हैं इंजाइम के स्ट्रक्चर में। जब वहाँ पे मेटल आयंस या हैवी मेटल्स नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे कंबाइन कर लेंगे तो वो उनकी टर्शरी स्ट्रक्चर्स को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से इंजाइम की एक्टिविटी इंजाइम का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा और उनकी एक्टिविटी स्टॉप डाउन हो जाएगी। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ साइनाइड आयन एंड हैवी मेटल्स, हाउ दे वर्क एज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Question number 9, what is the mechanism of enzyme action? Enzyme action, a very simple and easy question. When enzyme combine, just focus on the equation. When enzyme combine with specific substrate molecule, it form an enzyme substrate complex and then it will be converted into the enzyme and the product are formed in this reaction. This is the mechanism of enzyme action. Question number 10, describe the concept of enzyme specificity. We know that enzymes are very specific and highly specific in their action. How they are specific? Because they represent a specific structure, they have specific active site and they bind specific substrate molecule. उन specific substrate को specific product में convert करेंगे. So we can say that enzymes are highly specific in their action.
Our next question is question number 11. Why pepsin enzyme does not require cofactor? Pepsin enzyme स्टमक में मौजूद है, HCl से एक्टिव होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. All these points have already been discussed in this lecture. Why it does not require a cofactor? Because it is activated by HCl. पेप्सिन एंजाइम को अपना वर्कआउट करने के लिए HCl मॉलिक्यूल रिक्वायर है. जो HCl मॉलिक्यूल इस इनएक्टिव एपो एंजाइम को, जिसको हम पेप्सिनोजन का नाम देंगे, एक एक्टिव फॉर्म होलो एंजाइम में कन्वर्ट करेगी, जिसे हम पेप्सिन का नाम देंगे. सो इट डज नॉट रिक्वायर अ कोफैक्टर, बट इट डज रिक्वायर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर इट्स एक्टिविटी एंड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली. Question number 12. Define feedback inhibition. Very simple and very direct definition, but here is a problem. ये डेफिनेशन एक साइड बॉक्स में दी गई है, जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स स्किप आउट कर देते हैं. सो आल्सो फोकस ऑन द साइड बॉक्सेस. पेज नंबर 135 टू नेक्स्ट 136. फीडबैक इनहिबिशन इज अ फिनोमिना वेयर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल द प्रोसेस इटसेल्फ. जहाँ पे प्रोसेस का अपना प्रोडक्ट ही उस अपने प्रोसेस को स्टॉप डाउन या स्लो डाउन या स्पीड अप करने की कोशिश करे, इफेक्ट क्रिएट करेगा. दैट इफेक्ट कैन बी इन एनी डायरेक्शन. इसके एग्जाम्पल भी हम साथ मेंशन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. डिफरेंशिएट बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बट इट मस्ट comprises of 3 to 4 points. Prosthetic group, if non-protein part is covalently bonded to the enzyme, and coenzyme अगर वो loosely attach होगा तो वो detach हो सकता है. covalently bonded होगा तो वो permanently attach होगा, वो detach नहीं होगा. एग्जाम्पल में हम हीमाटीन ऐड करते हैं, जो कि हीम ग्रुप है हीमोग्लोबिन का. इसके एग्जाम्पल में हम NAD मॉलिक्यूल, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या विटामिन के मॉलिक्यूल, विटामिन ए, विटामिन सी के मॉलिक्यूल्स कोएंजाइम का काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ड्रा द स्केच ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल. एसाइल ग्लिसरॉल जो कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के कम्बिनेशन से बनते हैं. सो 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कम्बिनेशन से बनने वाला ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक एसाइल ग्लिसरॉल है. अगेन मेंशनिंग स्टूडेंट्स, बी फोकस. एसाइल ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं. सो 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल के मिलके बनने से और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के कंबाइन करने से बनने वाला स्ट्रक्चर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बेसिकली एसाइल ग्लिसरॉल की ही एक एग्जांपल है. सो यहाँ पे हमें यही स्ट्रक्चर ड्रा करना था. Question number 15. What are the conjugated molecules? Conjugated molecules, that are the complex molecules. They are not the simple molecules. दो या दो से ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कंबाइन करने से बनने वाला एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो जिनमें हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल इंक्लूड किए जाते हैं. Question number 16. Compare the structure and function of DNA and RNA. DNA and RNA both are the molecules, organic molecules of nucleic acid. DNA डबल स्ट्रैंडेड होगा, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, RNA उसकी ट्रांसलेशन में हेल्प आउट करेगा. RNA की 3 स्पेसिफिक टाइप्स होंगी, DNA की एज इट इज़ टाइप्स नहीं होती. सो इन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस डिफरेंस को यहाँ पे मेंशन करना था. क्वेश्चन नंबर 17. एक्सप्लेन व्हाई एनिमल फैट ग्रेटली जनरली कंटेन मोर एनर्जी देन द प्लांट ऑयल. वाई एनिमल फैट, एनिमल की बॉडी से विदड्रॉ करने वाली फैट जनरली कंटेन मोर एनर्जी, इनमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है क्योंकि एनिमल फैट हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं. इन सैचुरेटेड फैटी एसिड में जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे तो उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी, जबकि प्लांट से विदड्रॉ किया जाने वाला ऑयल, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं जो कि एनर्जी कंटेंट कम प्रोड्यूस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड जो कि 3 स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के मिलने से बनेगा, जबकि न्यूक्लियोसाइड 2 मॉलिक्यूल के मिलने से बनेगा. मीन्स टू सेज दैट जब न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं तो अगर 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजीनियस बेसिस और शुगर के मॉलिक्यूल कंबाइन करें तो इनके कम्बिनेशन से हमारे पास बनने वाला मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोसाइड का मॉलिक्यूल है. लेकिन अगर इस नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद
मौजूद हो तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। फॉस्फेट ग्रुप में अगर मेंशन करें तो न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट होंगे जबकि न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होंगे। एग्जांपल्स पे फोकस करें, इनमें हमारे पास एडिनोसिन, गवानोसिन, साइटिडीन आते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स इनके एग्जाम्पल में इंक्लूड किए जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 19, evaluate the importance of water's maximum density at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, हम जानते हैं, लेकिन उसकी मैक्सिमम डेंसिटी शो करने की इम्पॉर्टेंस क्या है? एक्वेटिक लाइफ इससे किस चीज़ का फ़ायदा हासिल करते हैं? अगर हम एक्वेटिक लाइफ में देखें तो आइस बिकम लेस डेंस, बर्फ़ लेस डेंस हो जाएगी। इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बर्फ़ वाटर की सरफेस पे, समुंदर या दरिया की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही होगी। उस फ्लोटिंग में वो इंसुलेटर का काम करेगी, बाहर से मज़ीद हीट इंट्रैप नहीं होने देगी, अंदर की बाहर से मज़ीद कूलिंग इफेक्ट इंट्रैप नहीं होने देगा, इंटरनल कूलिंग को स्केप आउट नहीं होने देगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इनसाइड इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्प आउट करेंगे। सो सेकेंड पैराग्राफ के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई है जो कि आपने इस क्वेश्चन में मेंशन करनी थी। Our last short question but not the least one, question number 20, state the central dogma of the gene expression। very easy question, central dogma from chapter number 4। central dogma DNA से RNA की कन्वर्जन जो कि ट्रांसक्रिप्शन है और RNA से प्रोटीन की कन्वर्जन जो कि ट्रांसलेशन है, इन दोनों प्रोसेसेस को कंबाइनली हम लोग सेंट्रल डोगमा का नाम देते हैं। सो हियर इज द कंप्लीशन ऑफ आवर शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन। मूव करते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 3, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 2 पार्ट पूछे गए थे। द फर्स्ट पार्ट ए इज व्हाट इज केमिकल डाइजेशन। फर्स्टली यू पीपल हैव टू डिफाइन व्हाट इज केमिकल डाइजेशन, हाउ इट टेक प्लेस इन द स्टमक, हाउ केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक। सो स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन को आपने कंप्लीटली डिस्कस करना था, जो कि पेज नंबर 206 पे आपको डिस्कस किया गया है। केमिकल डाइजेशन के लिए स्टमक में 3 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, म्यूकोजल सेल्स, पेराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। वो डिफरेंट मटेरियल सीक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स में ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, स्टमक की डिफरेंट लेयर के अंदर ये डायग्राम भी डिमांड की गई थी जो कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करनी थी। सेकेंड पोर्शन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लेन द डिटेल रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो कि हाईली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनका हमारी बॉडी में एक डिटेल रोल डिस्कस करें। ये भी हमारी बुक में प्रॉपरली मेंशन किया गया है, रोल ऑफ प्रोटीन इन द लाइफ, जो कि 2 पेजेस के ऊपर जाके कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट रोल आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना था। अबाउट देयर एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन, अबाउट देयर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, ये कैसे इंसुलिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। सो प्रोटीन के कंप्लीट रोल को आपने कंप्लीट डिटेल में इस क्वेश्चन में मेंशन करना था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए, describe the hormonal and nervous regulation of gastric acid secretion। gastric acid secretion from chapter number 9, hormonal and neural control, page number 207। अगर इसकी सेकंड स्टेटमेंट पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं इट इज़ रेगुलेटेड बाय बोथ नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, जिसके फर्स्ट पैराग्राफ में न्यूरल कंट्रोल और सेकेंड पैराग्राफ में हार्मोनल कंट्रोल को डिस्कस किया गया है। यही आपने इसके आंसर में मेंशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी, एक्सप्लेन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए के जनरल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें एंड डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। हियर इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, जो कि आपने इस क्वेश्चन में ड्रा भी करना था, पेज नंबर 123। इसकी 3 बेसिक टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये कंप्लीट इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मेंशन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए, डिस्कस द रोल ऑफ ऑरल कैविटी इन डाइजेशन। डाइजेशन में ऑरल कैविटी क्या रोल प्ले करती है। ऑरल कैविटी, पेज नंबर 203 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, ये क्या रोल प्ले करती है। ये फूड के मैकेनिकल डाइजेशन में भी हेल्प आउट करती है, ये फूड की केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प आउट करती है। सो इस ऑरल कैविटी को कंप्लीट डिटेल और इसकी डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन में मेंशन करना था कंप्लीट मार्क्स कैरी करने के लिए।
Second part of the question, distinguish the properties and role of monosaccharide and classify them. Monosaccharide पे क्वेश्चन डिमांड किया गया है, क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, अबाउट द प्रॉपर्टीज, रोल एंड क्लासिफिकेशन. सो हियर इज द आंसर, पेज नंबर 100, मोनोसेकेराइड, दैट इज स्टार्टिंग पैराग्राफ में उनके रोल एंड प्रॉपर्टीज, और नीचे टेबल में क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, डिफरेंट क्लासेस, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, their number of carbon atom, their general formulas, and along with their examples are demanded in this question that will be written in its answer. So here is the completion of our quarter test. I hope कि आपकी बहुत सारी confusions clear हुई होंगी. मिलते हैं अपने अगले टेस्ट के में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.